हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस। लेसन 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वायु। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चैप्टर को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपने अपने आसपास पेड़ों के वृक्ष के पत्ते हिलते देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में पतंग कैसे उड़ता है? गर्मी के मौसम में दोपहर में धूल, कागज़ आदि उड़ते नजर आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब किसके कारण होता है? ये सभी वायु के बहने के कारण होता है। वायु यानी कि हम जिसको एयर बोलते हैं, यानी कि हवा। क्या आपने कभी मेले से फिरकी को घिरनी भी बोलते हैं, फिरकी खरीदी है? फिरकी को भिन्न भिन्न दिशा में रखने पर क्या होता है? क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? फिरकी जो घूमता है ये वायु के कारण ही घूमता है। आप इसको अलग अलग दिशा में ले जाएंगे तो ये घूमेगा। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, थोड़ी देर के लिए अपने नाक के बाएं छिद्र फिर दाएं छिद्र फिर दोनों छिद्र बंद कीजिए। इस स्थिति में उत्पन्न कठिनाइयों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसी प्रकार नाक और मुंह बंद करके अपनी कठिनाइयों को लिखिए। नाक बंद करने पर शरीर के अंदर वायु का प्रवेश रुक गया, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। नाक और मुंह बंद करने से हम सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी श्वसन क्रिया नाक और मुंह के द्वारा ही होती है और श्वसन के लिए वायु यानी कि हवा की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लिखा गया है सावधानी, ज़्यादा देर तक नाक मुंह बंद नहीं करेंगे। ज़्यादा देर तक नाक मुंह बंद करने से क्या होता है? घुटन हो सकती है। हर जगह वायु है, तो इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बोतल लें, उसे खोल कर देखें, इसके अंदर क्या है? क्या बोतल के अंदर वायु है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे देखें। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? कांच की खाली बोतल में वायु भरा रहता है, यानी कि हवा। अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख में पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 17.2 के अनुसार डुबाएं, जैसे कि यहाँ पर डुबाया गया है। खाली बोतल को लेके पानी से भरे बाल्टी में बोतल को डुबाया जा रहा है। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। बोतल को जब आप इस तरह से सीधा रखेंगे तो पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वायु भरा हुआ है और बोतल की वायु बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए पानी अंदर नहीं जा रहा है। क्या आप यह देखते हैं कि बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं? मतलब जब आप बोतल को इस तरह से टेढ़ा करेंगे तो बोतल में से बुलबुले निकलते हुए आपको नजर आएंगे या बुदबुदाहट सुनाई देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? आपने सही बताया, यह वायु है। बुलबुले के रूप में वायु ही इस बोतल से निकल रहा है, जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से खाली नहीं था। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। जब इस तरह से बोतल को आप टेढ़ा कीजिएगा तो उससे बुलबुला बाहर आएगा, यानी कि बोतल का हवा निकलने लगता है इस बुलबुले के रूप में और फिर पानी बोतल के अंदर भरने लगता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के अंदर पूरे स्थान में भर जाती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें। हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी के सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल
कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं, देन हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फेयर कहते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फेयर कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। आपको इसका चित्र साइड में दिखाई दे रहा होगा। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। और ओजोन परत जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। ओजोन परत का काम होता है पृथ्वी को सूर्य के यूवी रेज यानी कि सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाना। यूवी रेज को हम पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। वायुमंडल में कई तरह की गैसें होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के 99 यानी कि 99% वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। और बाकी का 1% जो होता है वो बाकी के गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि ज़ेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। वायुमंडल में धूलकण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर यानी कि 120 किलोमीटर से अधिक ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी नाम मात्र की हो जाती है। तो इसलिए जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जिसको हम पर्वतारोही कहते हैं, वो अपने साथ पर्वतों पर चढ़ने के दौरान ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाने पे ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। गोताखोर जब भी समुद्र में गहराई तक जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? जिन रोगियों को सांस लेने में कठिनाई होती है उन्हें भी ऑक्सीजन क्यों दी जाती है? हम जो सांस लेते हैं, हमें सांस लेने के दौरान कौन सी गैस हमारे अंदर जाती है? वो गैस ऑक्सीजन ही होता है। तो इसीलिए जब भी सांस लेने में कठिनाई होती है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वायु का दबाव, जब आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ट्यूब पिचक गई है। ट्यूब को ठीक करने के बाद जब ट्यूब में वायु भरी जाती है तब ट्यूब फूलने लगती है तथा साइकिल भी ट्यूब तथा टायर के फूलने पर ऊपर उठ जाती है, फूलने पर उठ जाती है। यदि आप साइकिल पर बैठे भी तो ट्यूब नहीं पिचकती पर थोड़ा दब जाती है। वास्तव में वायु ट्यूब के अंदर की दीवार पर दबाव डालती है जो आपके भार तथा साइकिल के भार के दबाव से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ट्यूब नहीं पिचकती है। अब ट्यूब से थोड़ा वायु निकालें तथा साइकिल पर बैठकर ट्यूब को देखें। क्या ट्यूब थोड़ी और पिचक गई है? ऐसा क्यों हुआ? यह आप अब सोच सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप साइकिल पर बैठें तो ट्यूब नहीं पिचकती है पर थोड़ा दब जाती है। वास्तव में वायु ट्यूब के अंदर की दीवार पर दबाव डालती है जो आपके भार तथा साइकिल के भार के दाब से ज़्यादा होता है, इसलिए ट्यूब नहीं पिचकती है। लेकिन जब आप ट्यूब से हवा निकाल देंगे तो वायु ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दबाव नहीं डालेगा और उसका भार और दाब आपके भार और साइकिल के भार से कम हो जाता है, तो इसीलिए ट्यूब पिचक जाता है। अब यहाँ पर है वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे, पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। वायु भी पदार्थ की एक अवस्था है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है और जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है और बाकी का 1% गैस जो होता है वो बाकी के गैसों का मिश्रण होता है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। वायु में धूलकण, जलवाष्प और गैस पाया जाता है। कई गैसों का मिश्रण, जलवाष्प और धूलकण वायुमंडल में उपस्थित होता है। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है
एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर ढक दीजिए। कुछ समय के पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी कि कुछ समय के बाद गिलास की बाहरी सतह का अवलोकन करें। गिलास की बाहरी सतह पर आपने क्या देखा? बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? वायु में जलवाष्प विद्यमान है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। जलवाष्प के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प उपस्थित होना अनिवार्य है। जल चक्र जलवाष्प के कारण ही संभव हो पाता है। तो पहला हमने पढ़ा जलवाष्प, दूसरा है ऑक्सीजन। अपने शिक्षक की उपस्थिति में 2 उथले पात्रों में 2 समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाइए। उथले जल पात्र, उथले पात्र यानी कि थाली के आकार का जो बर्तन होता है, तो वैसे बर्तन को हम उथले पात्र कहते हैं। पात्र का मतलब हो गया बर्तन। अब पात्रों में इतना पानी डाल दीजिए। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा चित्र 17.5 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर गिलास उलटकर रख दीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियों और गिलास के अंदर पानी की सतह में क्या परिवर्तन हुआ। क्या मोमबत्तियाँ जलती रहती है या बुझ जाती है? यदि बुझती है तो कौन पहले बुझती है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण संभव है। क्या भिन्न भिन्न लंबाई के 2 गिलास लेने से आपके अवलोकन में कोई अंतर आता है? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो मोमबत्ती का जलना यह दर्शाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। अब यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। एक पात्र में पानी में चूना डालकर हिलाइए, इसे कुछ देर पड़ा रहने दीजिए, फिर निथार कर ऊपर का साफ जल दूसरे पात्र में डाल दीजिए। एक कांच की नली की सहायता से इस पात्र के जल में फूंकिए, यह चूना जल दूधिया रंग का हो जाता है। यह क्रिया सांस से छोड़ी जाने वाली वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। इस क्रियाकलाप से आपको ये पता चलेगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है। तीसरा है नाइट्रोजन। क्रियाकलाप 5 में क्या आपने देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? वायु का यह बड़ा भाग क्या है? क्या यह बड़ा भाग मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है? इस बड़े भाग में वायु का एक ही अवयव है। वायु के इस बड़े भाग में अनेक अवयव होते हैं, परंतु उनमें से प्रमुख अवयव नाइट्रोजन है। शेष सभी अवयव नगण्य मात्रा में रहते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा वायु का लगभग 4/5वां भाग होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही मौजूद होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है और ऑक्सीजन 21% मौजूद होता है और बाकी का 1% गैस बाकी के गैसों का मिश्रण होता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।